मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। आप एक बार बोर्ड देख लो, क्लियर है? यस मैम। जी। अच्छा, तो आज हम करेंगे वाइब्रेशनल वेव्स का आगे नेक्स्ट चैप्टर, जो है कपल्ड ऑसिलेटर। एक मिनट रुको, एक मिनट मार्क कर लेती हूँ। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कपल्ड ऑसिलेटर। अभी कपल्ड ऑसिलेटर से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या होगा, कपल। ठीक है, मीन्स क्या करेंगे, अगर हम दो से ज्यादा यहाँ पे अभी अटैच कर दें तो वो किस में आ जाएगा, कपल्ड ऑसिलेटर में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीन्स अटैच करने का क्या मतलब होता है, इसकी एग्जाम्पल है, देखो मान लो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन किया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या किया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मान लो आपके पास ये है, मतलब ये एक थ्रेड है जिसके साथ मैंने एक बॉब हैंग कर रखी है। ठीक है, और इस थ्रेड का ऊपर वाला जो एंड है वो एक हैंग कर रखा है मैंने वॉल के साथ। तो ये एक ऐसे थ्रेड लटका के वहां पे नीचे एक मास लटका हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो ऑसिलेशन करेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास अनकपल है, मीन्स की ये सिर्फ एक है, ये किसी, इसकी जो मोशन है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका जो मोशन है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं क्या करूं, एक और ले लूं, यहाँ पे सेम चीज में एक और ले लूं, और इन दोनों देखो, पहले मैंने ये लिया, ठीक है, सेम सिंपल पेंडुलम बोल सकते हो इसको आप, सिंपल पेंडुलम। ऐसे ही अगर आप इसको देखोगे सिंपल पेंडुलम को, इन दोनों का एक दूसरे के मोशन के ऊपर डिपेंडेंस है ही नहीं। ये भी इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, ये भी इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। तो ये कपल कैसे बनेंगे, जब इन दोनों का मोशन मीन्स इसका मोशन इस पे इफेक्ट करेगा, इसका मोशन इस पे इफेक्ट करेगा। तो वो बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों को एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया। अब देखो, अगर मैं इसको यहां से पकड़ के खींचूं, इसको मैं यहां से पकड़ के खींचूं तो क्या होगा, ये अपने आप खींचा आएगा। अगर आप इसको इस तरफ से पकड़ के खींचोगे तो ये भी खींचा आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से पकड़ूं या फिर इसको यहां से पकड़ूं, तो इन दोनों का मोशन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है। इन दोनों का मोशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कपल्ड ऑसिलेटर हो जाएगा। ठीक है, ये कपल्ड ऑसिलेटर हो जाएगा। तो अब हमने इसका निकालना है। ठीक है, हमने इसका निकालना है कि हमारे पास जो मोशन है वो कैसा होगा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी। जैसे हम अभी तक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के साथ काम कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन कौन सी है, डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र प्लस ओमेगा स्क्र एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम अनडैम्ड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर डैम्ड की बात करोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अगर फोर्स ऑसिलेटर की बात करोगे तो राइट हैंड साइड पे फोर्स आ जाएगी। तो हम मेनली किसके साथ काम कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज है क्या, हमने इसके लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, देन फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, देन उसके सोल्यूशन से हमें कंक्लूजन निकलेंगे कि हाँ इसका क्वालिटी फैक्टर क्या है, एनर्जी क्या है, वो सब कुछ निकालना है।
तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए देखो ये चीज क्या है, सेम है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। बट यहाँ पे अगर हमने इसका फाइंड करनी हो डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको इस तरफ से पकड़ के खींच दूं, मीन्स मैं फोर्स से इसको दूसरी तरफ खींच दूं तो क्या होगा, फोर्स लगाई मैंने तो ये क्या करेगा, पहली चीज तो इसका मोशन इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है स्प्रिंग की वजह से, ठीक है, स्प्रिंग की वजह से इसका मोशन क्या हो चुका है, डिपेंडेंट हो चुका है। अगर ये अभी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, मतलब हमने फोर्स लगाई है ना, ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हट जाता है, ये बन गया, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, इसका मास है एम, इस बॉब का हम मास ले एम मास मान लेते हैं, इस बॉब का हम मास एम मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर बना देते हैं, एक मिनट, ये यहाँ पे चला गया है, ये ऐसे चला गया है, ऐसे चीज अब, ठीक है। मैंने फोर्स लगाई इस तरफ को, मैंने फोर्स लगाई मीन्स इसको इस तरफ से पकड़ के खींच दिया, ये दिख रहा है, दूसरी तरफ दिख रहा है, ये फोर्स को मीन्स मैंने इसको पकड़ के दूसरी तरफ खींच दिया तो अभी ये इस पोजीशन में आ चुका है। इन दोनों का मास हम मान लेते हैं एम है, इन दोनों का मास हम मान लेते हैं एम है। अब तो एक चीज देखो, ये भी मास डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो ये जो मास है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और ये जो कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसको हम मान लेते हैं कि इसने की डिस्प्लेसमेंट एक्स और इसने की डिस्प्लेसमेंट वाई, ठीक है। जो फर्स्ट मास था उसने अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट की, एक्स, और इस वाले मास ने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट की, वाई। पहली चीज तो ये, ठीक है, कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी की है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, हमने वही चीज देखनी है कि यहाँ पे कौन से फैक्टर्स आपके पास आएंगे, ठीक है, किस किस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रही है। एक चीज तो और, पहले ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, आपने इस तरफ फोर्स लगाई, इस तरफ को एक स्प्रिंग की वजह से क्या लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ठीक है, स्प्रिंग में क्या लगेगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं फोर्स इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, माइनस के एक्स ही होता है ना, हम लिखते हैं ये रिस्टोरिंग फोर्स ही थी हमारी। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ होती है, तभी ये नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा अकेला, एक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इसका मोशन देख रहे हो वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो चुका है, डिपेंडेंट हो चुका है। तो अगर आप इस मास की बात करोगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस एक्स, इतनी डिस्प्लेसमेंट करेगा ये y माइनस एक्स। अगर आप इस वाले मास की बात करोगे तो ये कितनी करेगा, x माइनस वाई डिस्प्लेसमेंट करेगा। सिर्फ इतनी चीज यहाँ पे देखने वाली है, ठीक है, कि ये वाला मास कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा और ये वाला मास कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो इतनी डिस्प्लेसमेंट करेगा। अगर आप इस फर्स्ट वाले की बात करते हो, मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आप फर्स्ट की बात करते हो तो ये बनेगा एक्स, यहाँ सॉरी माइनस के एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे F2 क्या हो जाएगा, माइनस के वाई माइनस एक्स, इतना चेंज आएगा, ठीक है। अब ये तो रही रिस्टोरिंग फोर्स, और इस आप रिस्टोरिंग फोर्स को किसके इक्वल लिख सकते हो, एम ए के इक्वल, एम ए के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे, एक और फैक्टर आएगा, वो फैक्टर क्या आएगा, ये जो मास है वो ऐसे नीचे लटक रहा है, जो मास है वो नीचे लटक रहा है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर अर्थ फोर्स लगाएगी। अगर आपको यहाँ पे लटका दोगे तो यहाँ पे एक अर्थ नीचे नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, ठीक है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, अगर आपके पास ये मास है ये ऐसे लगेगी, ठीक है, ये मास है, आपके पास फोर्स देखो ऐसे लगने वाली है, नीचे की तरफ ही लगेगी ना। अगर ये फोर्स इस तरफ लगने वाली है, आप इस चीज को देखो, इसके अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक कर लूं, एक इस डायरेक्शन में
और इसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये है दो डायरेक्शन। ये अगर एंगल मान लें हम थीटा, ये वाला एंगल मान लें हम थीटा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको मान रहे हैं थीटा या फिर इसको मान रहे हैं, अगर मैं इसको मान लूं कि थोड़ा सा ये अपने मीन्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना एंगल खिसका है थीटा, तो ये वाला थीटा है तो सामने वाला उसके थीटा ही हो जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो इसके ऊपर कोई कंपोनेंट बता सकता है क्या होगा, इसके ऊपर कितना कंपोनेंट होगा? एम जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा एम जी साइन थीटा। साइन थीटा, ये चीज बनेगी, ठीक है। अब देखो आप, एक थ्रेड है, ठीक है। एक थ्रेड में चाहे आप एक स्प्रिंग में देख लो, स्प्रिंग में एक टेंशन होती है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। या फिर एक थ्रेड, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग नहीं लटका हुआ, यहाँ पे क्या लटका हुआ है, थ्रेड, ठीक है। थ्रेड को अगर आप किसी मास, नीचे मास लटका है उसके, ठीक है, एक धागे के नीचे मास लटका हुआ है, अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे ना, थोड़ा सा वो खिंच जाता है, ठीक है। थोड़ा सा क्या होती है, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, किसकी, थ्रेड की, किसकी वजह से, मास की वजह से। तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि हर एक चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, तो वो थ्रेड भी आने की कोशिश करता है। स्प्रिंग में जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए जो अपने अंदर फोर्स लगाता है उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और जो थ्रेड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा उसको क्या बोलते हैं, टेंशन, ठीक है। तो टेंशन भी क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी, किसके केस में, थ्रेड के केस में। तो टेंशन है वो ऐसे लगेगी, ठीक है। आपने ये जो मास है वो इसको नीचे की तरफ खींचेगा ना, तो फोर्स टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। मास की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगा और टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी, ये लगी, ठीक है। अब ये दोनों फैक्टर देखो, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, ये तो कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो मास की वजह से आपके पास ये चीज निकलने वाली है, एम जी साइन थीटा, सिर्फ एक कंपोनेंट बच जाएगा, ठीक है। एम जी साइन थीटा सिर्फ एक कंपोनेंट बच जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज ऐड होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ एक मास की बात कर रही हूँ तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ पे बचेगा एम जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा ड्यू टू मास, ठीक है। अब जो अगर ये वाला थीटा स्मॉल होता है, हम जो डिस्टरबेंस कर रहे हैं अगर वो स्मॉल हो, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकती हूँ, साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा लिख देंगे, एक मिनट, जब थीटा लिख देंगे तो काम बनेगा नहीं। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, क्या हम निकाल सकते हैं? अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, क्या हम निकाल सकते हैं? मैम वो ट्रायंगल सिलेक्ट करके हम लोग निकाल लेंगे। यस। कैसे निकालेंगे? फिर तो वो जो मतलब जो टी लग रहा है वो तो हो गया अपने पास, हाइपोटेन्यूज हो गया, और जो एक्स है वो हो गया मतलब परपेंडिकुलर। ये आपको पता है कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, एक्स, और एल उसकी ओरिजिनल लेंथ मान सकते हो आप वैसे। हो जाएगा। क्या हुआ? अगर आप थ्रेड को एल मान रहे हो मतलब जो हो गया, तो फिर एक्स बाय एल आ जाएगा। यस, तो साइन थीटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स बाई एल आ जाएगा। ये चीज समझ में आई कैसे आया? ये है लेंथ इसकी, जो थ्रेड की ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है, एल है हमारे पास, जो इसने डिस्प्लेसमेंट की है वो है एक्स, तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय एच, तो ये आ जाएगी चीज। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास इतनी बन गई है, तो यहाँ से बना एम ए। अब एम ए को भी यहाँ पे, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट मास की, तो फर्स्ट मास की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी एम मैम स्क्वायर मैम एक्स। हाँ जी। मैम इसको हम जैसे आपने स्मॉल चेंज कर दिया स्मॉल एंगल थीटा में, तो अगर हम हाँ उसको भी जी, हम चेंज करें आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से तब भी मैम सेम ही आएगी, वैसे भी कर सकते हैं ना? तब भी आ जाएगा। हाँ साइन जी मैम। थीटा को थीटा लिख दो,
थीटा की फिर आर्क अपॉन रेडियस से कर दो, हाँ जी सेम आ मैम, जाएगा। मतलब सेम ही ऐसा ही होगा ना वैसे भी मैम। हाँ, ठीक है। सेम आएगा, चाहे जिस मर्जी मेथड से कर लो। तो देखो यहाँ तक देखो, क्लियर है चीज? बताओ सभी, यहाँ तक डाउट हो तो पूछ सकते हो। आप लोगों ने, आपको थोड़ा सा मैं उसके साथ कंपेयर करवा देती हूँ। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ये चीज की है। ये किया है, ठीक है। मैं इसको पकड़ के खींच देती थी, मैं इसको पकड़ के खींच देती थी इस तरफ को, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाता, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता था। तो अगर ये डिस्टर्ब होता था तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए इस तरफ क्या करता था, रिस्टोरिंग फोर्स लगाता था, ठीक है। अब यहाँ पे मास का काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चीज ना टेबल पे रखी हुई है, ये चीज हमने टेबल पे रखी हुई है। तो मास मीन्स मास, क्योंकि जब तक ये मास लटकेगा नहीं तब तक उस पर कोई फोर्स लगेगी नहीं, ठीक है। अब ये तो रखा हुआ है हमने चीज टेबल के ऊपर, अगर टेबल के ऊपर रखी हुई है तब इस पे जो मास वाला इफेक्ट है वो नहीं आएगा, मास वाला इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मास वाला इफेक्ट अगर आता भी है, ये mg है और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग जाते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इतने उस पे जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये चीज देखनी, यहाँ पे मास का इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या चीज आती है, आपने इस तरफ फोर्स लगाई, ये है एम में, और इस तरफ आप लिखते हो माइनस के एक्स, इतना आता है। बट अगर आपके पास ऐसी वाली सिचुएशन आ जाए, ये दो चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग भी है और फोर्स भी लग रही है, डिस्टर्ब करोगे तब भी तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिलेगा। यहाँ पे मास का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मास का इफेक्ट आ जाता है, तो हमारे पास ये चीज बन जाती है, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। देख लो यस अगर मैम। किसी को नहीं क्लियर। अच्छा, अब ऐसे ही अगर सेकंड मास के लिए देखोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे y आ जाएगा सेकंड के लिए प्लस के, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस एक्स, फिर आ जाएगा एम जी वाई बाई एल इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक ये मास के लिए इक्वेशन बनी, एक ये वाले मास के लिए इक्वेशन बनी, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस को देखो, अगर हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो सोल्यूशन फाइंड करना है, आप पहले वाले इक्वेशंस देखो, या तो इक्वेशन एक्स में होती है या वाई में होती है, मींस एक ही वेरिएबल में इक्वेशन होती है। बट ये इक्वेशंस क्या आ गई हैं, अगर ये एक्स है तो इसमें वाई भी प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर वाई है तो उसमें एक्स भी प्रेजेंट है, तो ये क्या है, कपल्ड इक्वेशंस है। हम क्या कर रहे हैं, कपल्ड ऑसिलेटर, तो जो इसकी इक्वेशंस हैं वो क्या निकल के आई हैं, कपल्ड इक्वेशंस, क्योंकि दो वेरिएबल में काम हो रहा है यहाँ पे, कपल्ड इक्वेशंस आ गई हैं। अब कपल्ड इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है, आप इनको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप सॉल्व किनको किनको कर पाओगे, जब इक्वेशन आपकी एक वेरिएबल में होगी। तो अब हमारा इनको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इनको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तब क्या बनेगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तब क्या बनेगा हमारे पास, करो ऐड, क्या बनेगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, एम डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र प्लस के एक्स माइनस वाई के वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, जी, के वाला एम फैक्टर खत्म हो जाएगा। एक्स बाई एल, फिर हो जाएगा प्लस एम डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस के
y माइनस एक्स। मेरे को तो ये भी कटते दिख रहे हैं। मैम ये mg खत्म होगा, के वाला सारा फैक्टर खत्म हो जाएगा। ये वाला सारा फैक्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। माइनस ये वो वाई माइनस एक्स है। यस, यहाँ पे x पॉजिटिव का है, यहाँ पे नेगेटिव का है, यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये वाला फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास देखो क्या आया, m इन दोनों में से कांस्टेंट है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ से x प्लस वाई लिख सकती हूँ मैं। यहाँ से डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कॉमन निकल आया, तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, प्लस प्लस क्या आएगा, mg बाई एल बाहर निकला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करती हूँ, x प्लस वाई को मैं लिख लेती हूँ कैपिटल X। ठीक है, x प्लस वाई को मैंने लिख लिया कैपिटल X। तो यहाँ पे m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम जी बाई एल कैपिटल X इज इक्वल टू 0। ये चीज है, ये बन गई है। तो ये इक्वेशन हमने क्या कर ली है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। वैसे ही आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करो तो आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों को अगर हमने माइनस किया तब क्या बनेगा। इसको ना मैं ये कर दूं रब, लिख लिया है सबने। यस मैम। बाकियों ने भी लिख लिया है। यस मैम। देखो मैं ऊपर लिख रही हूँ इक्वेशन जो मुझे चाहिए, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम जी एक्स बाई एल इज इक्वल टू 0। तो एक्स को क्या पुट किया है, एक्स प्लस वाई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट किया तो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस वाई प्लस एम जी एक्स बाई एल माइनस, ये माइनस कर दिया, एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस के वाई माइनस एक्स माइनस एम जी वाई बाई एल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये चीज कॉमन निकालो, एम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब कुछ फैक्टर कैंसिल होगा, नहीं होगा। मैम वाई वाली टर्म कैंसिल हो रही है के साथ वाली। वाई वाली टर्म कैंसिल हो रही है, आओ। इसमें कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। मैम नहीं हो रही। नहीं हो रही, तो अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो सेम ही टर्म्स आई है, 2k एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अभी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई को हम क्या लिख लेते हैं, कैपिटल वाई। तो देखो इक्वेशन क्या बन गई, एम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर वाई प्लस एम जी बाई एल वाई प्लस 2k वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गई है सेकेंड इक्वेशन, ये बन गई है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन कर दो अब ये फर्स्ट सेंटर वाली 2 लाइंस। हाँ जी मैम कर दो। एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस, यहाँ से वाई कॉमन निकाला, एम जी एल प्लस 2k वाई कॉमन निकल गया इक्वल्स टू 0। और हमने x माइनस वाई को कैपिटल वाई को किया है। तो देखो ये जो इक्वेशन है वो x में है और ये जो इक्वेशन है वो क्या है, y में है। अब इसको सिंपल हार्मोनिक बनाने के लिए m से डिवाइड करो। पहली चीज, इसको m से डिवाइड किया तो यहाँ से m हट जाएगा, इसको m से डिवाइड करोगे तो यहाँ से m हट के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैंने m से डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने m से डिवाइड कर दिया। तो आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो कि आपको क्या दिख रही है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है, ये
देखो डबल डेरिवेटिव पड़ा है प्लस फिर एक्स पड़ा है, उसके साथ वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं, ये लिखा जाएगा ओमेगा वन स्क्वायर, और ओमेगा वन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जी बाई एल। और इसको क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, प्लस इसको लिख देते हैं ओमेगा टू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और ओमेगा टू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जी बाई एल प्लस टू के बाई एम। ये आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास चीज क्या निकल के आई है, ये दो वेरिएबल्स हैं, जो ये जो दो चीजें हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और कैपिटल y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये दो वेरिएबल्स मीन्स अगर मैं x प्लस वाई को कैपिटल x और x माइनस वाई को कैपिटल y पुट कर दूं, तो जो हमारी इक्वेशंस हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट हो गई हैं, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई हैं। इन वेरिएबल्स को बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, इनको बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। तो आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। पहली चीज ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स है। तो आपसे पूछे कि नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, आप लोग बताओगे कि वो कोऑर्डिनेट्स जो इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक बना दे, वैसे कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। और इस वाले केस में हमारे पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स ये निकल के आए हैं। ठीक है, ये निकल के आ गए हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, ये क्या आई है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या फिर नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी। हम आप एक्स वाई को बोल रहे हो नॉर्मल कोऑर्डिनेट, कैपिटल एक्स कैपिटल कैपिटल वाई? एक्स वाई को, कैपिटल एक्स वाई को बोल रही हूँ। ठीक है, ये जो आ गई है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। मैम इसको एक ओमेगा डिफाइन करना, क्या हुआ, नॉर्मल कोऑर्डिनेट को दोबारा डिफाइन करना। देखो जो पहली चीज, जो पहले इक्वेशंस आपने लिखी थी, जो फर्स्ट वाली दो, क्या वो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन थी? पहले मुझे एक चीज बताओ देख के। मैम पहली वाली नहीं थी। नहीं थी ना, तो हमने क्या किया, तो ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या किया, एक नए वेरिएबल्स में इक्वेशंस ले ली, नए वेरिएबल्स में इक्वेशन ले ली। तो जो ये इक्वेशंस आई, जब हमने पुट किया, किसको पुट किया, एक्स प्लस वाई को कैपिटल एक्स और एक्स माइनस वाई को कैपिटल वाई पुट किया, तब हमारे पास इक्वेशंस क्या बन गई, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बन गई। तो वो कोऑर्डिनेट्स जो आपकी इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक बना दे, उसको बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट मींस ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमने, एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाना है। पहले हम कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स वाई थे, ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गए हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास हमारी इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक बना दे, उसको बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी वहां से वो बनेगी नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? यस मैम। किसी और को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, हमारे पास दो तरह के मोशन होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के मोशन होंगे, एक होगा इन फेस और एक होगा आउट ऑफ फेस। ठीक है, इसको मैं कहाँ पे लिखूं, ऊपर लिख देती हूँ। मेरे पास दो तरह के मोशन आएंगे, एक इन फेस मोड होगा और एक आउट ऑफ फेस मोड होगा। एक इन फेस मोड होगा और एक आउट ऑफ फेस मोड होगा। अब इन फेस में क्या होगा, जब दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट करने का क्या मतलब है कि जो ये एक्स और वाई है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
ये एक्स और वाई इक्वल कब होंगे, ये एक्स और वाई कब इक्वल होंगे, जब कैपिटल वाई 0 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अगर आपका कैपिटल y 0 हो जाए उसको बोलते हैं इन फेस। इन फेस मीन्स जब दोनों मोशन सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, जब दोनों मोशन सेम डायरेक्शन में होंगे उसको क्या बोलोगे, इन फेस। अब आउट ऑफ फेस का क्या मतलब है, आउट ऑफ फेस मीन्स अगर एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो दूसरा उसके ऑपोजिट जाएगा, तो दोनों आउट ऑफ फेस होंगे ना। तो आउट ऑफ फेस के लिए हमारे पास कैपिटल एक्स 0 हो जाएगा। तो कैपिटल एक्स 0 मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो ये बनेगा, अगर एक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है वाई उसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेस मोड। अब हमने इसी को ध्यान में रखते हुए इनका सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, हमने इनको ध्यान में रखते हुए इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इनका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, पहली चीज अगर हम इन फेस की बात करें, ठीक है, इन फेस की बात करें तो एक हमारे पास सोल्यूशन में स्मॉल एक्स आएगा, एक स्मॉल वाई आएगा, तो फिर वहां से हम कैपिटल एक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्मॉल एक्स क्या आएगा, स्मॉल एक्स, इसको मैं लिख रही हूँ A1 कॉस ओमेगा 1t ओमेगा 1t माइनस फाई 1। क्या मैं ये चीज लिख सकती हूँ, पहली चीज बताओ, क्या मैं ये चीज लिख सकती हूँ। मैम रियल पार्टी लिखा है बस। ये सोल्यूशन निकालना था मैम हम लोगों ने। हाँ आप जी लोग मैम। ना 1 मिनट रुकोगे, आप लोग 1 मिनट रुकना, पिछले वाला रिवाइज कर लो क्या क्या किया हुआ है।
अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है, ठीक है, ये कैपिटल एक्स है, जो इसका सोल्यूशन है, अगर मैं इन फेस की बात कर रही हूँ, अगर मैं इन फेस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे स्मॉल एक्स की क्या वैल्यू आएगी, a1 cos ओमेगा 1t माइनस फाइव वन। अब मैंने ये चीज क्यों लिखी है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना इसकी, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ठीक है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या पड़ी है, ओमेगा 1 पड़ी है, तो मैं इसलिए ओमेगा 1 लेके चल रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ओमेगा 1 लेके चल रही हूँ, मैम ठीक है। अगर इन फेज के लिए y इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ओमेगा 2 नहीं आएगा? ओमेगा 1 नहीं लिख सकते इसको? मैम ऐसे कैसे, जब हम इन फेज के लिए y इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, कैपिटल y के केस में तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 थी। स्क्रीन चली गई है मैम। अभी देखो, अब ठीक है मैम। अच्छा, सोल्यूशन इन फेस मोड के लिए बाकियों की क्या है राय? मैम y 0 होगा तो फिर नीचे वाली टर्म का तो नहीं लिखेंगे, तो ऊपर वाली टर्म का ही लिखेंगे, क्योंकि अगर y 0 हो गया फिर तो यस, ऊपर वाली। हाँ जी जितेंद्र, देखो y 0 है हमारा, इन फेस के लिए y ही 0 हो चुका है, तो ये तो सीधी 0 बन गई है, तो हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है मैम। ठीक है। तो हमारे पास ये चीज आएगी, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जिसका सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू a1 मीन्स हम एम्पलीट्यूड ले लेते हैं इसका, cos सिर्फ मैं रियल पार्ट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ओमेगा 1 है, तो यहाँ पे ओमेगा 1 हो चुका है, फेस का मुझे पता नहीं है, तो मैं इसका फेस मान लेती हूँ 5 1। अब ऐसे ही जो स्मॉल y है वो क्या बनेगा, अब स्मॉल y, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं a1 लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे दोनों को इक्वल करना है तो सेम लिखो, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो कैपिटल एक्स है नीचे दिखेगा, हाँ, अगर कैपिटल एक्स निकालना हो वो क्या है, एक्स प्लस वाई, तो ये बन जाएगा 2a1 cos ओमेगा 1t माइनस 5, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब अगर आपने आउट ऑफ फेस के लिए निकालना हो, आउट ऑफ फेस के लिए कैपिटल एक्स 0 है, तो इसको नहीं देखेंगे, तो हम सिर्फ सेकंड वाली इक्वेशन को देखेंगे, तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या निकल के आएगा, आउट ऑफ फेस के लिए इसका सोल्यूशन आएगा स्मॉल एक्स इज इक्वल टू a1 cos, बस यहाँ पे ओमेगा 2 है, तो ओमेगा 2, ठीक है, t माइनस हम यहाँ पे 5 1 लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 5 2 ले लेंगे, फिर स्मॉल y, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ a1, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे तो x और y दोनों इक्वल थे ना, तो दोनों मैंने इक्वल लिख दिए, अब यहाँ पे माइनस का फर्क है, बाकी अदरवाइज तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, तो यहाँ पे माइनस a1 लिख दिया है, cos ओमेगा 2t माइनस 5, ठीक है। अगर आपने कैपिटल Y निकालना हो, कैसे निकालोगे, x माइनस वाई, फिर से ये 2a1 cos ओमेगा 2t माइनस 5, ये बन जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक देखो क्लियर है सबको? मैम ये इन फेस वाली y और आउट ऑफ फेस वाली y वाली रिपीट कर दो मैम, क्यों बनाई है हमने, एक इक्वेशन क्यों नहीं लेके चल रही है, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा y वाला, तो मतलब कैसे पूछ रहे हो मतलब आप? इन फेस में मैम कैपिटल y जो है वो तो 0 हो जाएगा। कैपिटल Y 0 हो गया तो ये चीज 0 हाँ हो गई जी, है ना, ये चीज 0 होगी, हाँ जी। हमारे पास यही बची है, तो जो इसका सोल्यूशन है वो क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा स्मॉल एक्स, मैंने लिखा है a1 cos ओमेगा 1t माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एक्स ही तो था। यस तो मैम, लेकिन मैम सेकंड इक्वेशन फिर y वाली क्यों अपन ने बनाई है, जो y इक्वल्स टू a1 आउट cos ऑफ फेस ओमेगा से 1t माइनस 5, नहीं नहीं मैम, इन फेस वाली। में यस मैम। यहाँ पे मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स में दो चीजें आनी है, एक्स प्लस वाई, एक्स भी लिखना पड़ेगा वाई भी, हमारे एक्चुअल में जो इक्वेशंस थी वो कैपिटल एक्स वाई में नहीं थी, वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में थी इक्वेशन, तो हमें स्मॉल एक्स
इक्वेशन सोल्यूशन चाहिए, स्मॉल वाई का सोल्यूशन चाहिए कि टर्म्स में सोल्यूशन चाहिए? समझे या फिर नहीं? मैम थोड़ा थोड़ा समझ आया मैम। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कैपिटल एक्स में है तो उसका सोल्यूशन स्मॉल एक्स में कैसे आ जाएगा? आप पहले ये तो पूछ, कैपिटल एक्स में ही आएगा, फिर बाद में उसे कन्वर्ट करके हम एक्स और वाई में ले जाएंगे। जैसे मर्जी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मेन हमारा जो सोल्यूशन था ना, जो हम स्टार्टिंग में लिखते आ रहे हैं, वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में था। तो जो सोल्यूशन है वो भी हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ये चीज आई है, स्मॉल एक्स ये बन जाएगा, स्मॉल वाई ये बन जाएगा, क्योंकि है तो ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ही। तो हमारे पास ये चीज निकल के आएगी। तो कैपिटल एक्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? दोनों का प्लस, तो ये चीज आ जाएगी। वैसे ये तो एम्पलीट्यूड ही है, ये तो एम्पलीट्यूड ही है, ठीक है। एम्पलीट्यूड कैसे है देखो, ओवरऑल तो सोल्यूशन cos ओमेगा 1 t माइनस फाइव वन ही है, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन है। एम्पलीट्यूड 2a1 हो गया है। ये 2a1 कैसे हुआ? क्योंकि अगर सेम फेस में बात कर रहे हैं तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कंबाइन कर देंगे, ऐसे ही हमारे पास दूसरे वाला आ जाएगा। अभी भी डाउट है? नहीं मैम, हो गया क्लियर। हो गया है। अच्छा, हमारे पास अभी देखो दो चीजें आई हैं। हमारे पास देखो दो चीजें हैं। एक कैपिटल एक्स इक्वल है एक्स प्लस वाई के, अगर कैपिटल वाई इक्वल है एक्स माइनस वाई के। तो अगर हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड कर दोगे तो एक्स प्लस कैपिटल वाई बाई टू आ जाएगा। अगर स्मॉल वाई निकालना हो तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बताओ, ये ऐसी चीज लिख सकती हूँ? दोनों को ऐड कर दिया तो ये निकल आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये निकल आएगा। लिख सकती हूँ ये चीज? यस मैम। ठीक है। अब आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू पता है, कैपिटल वाई की वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है? ये रही 2a1 cos ओमेगा 1 t माइनस फाइव वन प्लस 2a1, हम a1 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे ना एम्पलीट्यूड चेंज कर लेना चाहिए था, 2 कर लो। यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज कर लो, क्योंकि ये इन फेस के लिए A1 लेके चल रहे हैं, आउट ऑफ फेस के लिए A2 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे चेंज कर लो, A2 cos ओमेगा 2t माइनस फाइव डिवाइडेड बाय क्या है? 2। और ऐसे ही यहाँ पे 2a1 cos ओमेगा 1t माइनस फाइव वन माइनस 2a2 cos ओमेगा 2 माइनस फाइव टू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। ये चीज बनेगी। अच्छा, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर हमने यहाँ पे फेस को, अगर हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर मैं फेस को क्या कर लूं, फेस को 0 मान के चल पड़ू, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर मैं फेस मीन फाइव वन फाइव टू को 0 मान लूं, तब ये क्या बनेगा? फाइव वन फाइव टू को हमने क्या मान लिया है? 0। फाइव वन फाइव टू को हमने क्या मान लिया है? 0। तो अगर फाइव वन फाइव टू को 0 मान लिया है, और जो एम्पलीट्यूड है वो भी मैं दोनों का क्या लेके चल पड़ू? सेम लेके चल पड़ू। एम्पलीट्यूड भी क्या लेके चल पड़ू? A। तो ये इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। 2 से तो 2 ऑलरेडी कैंसिल था, A cos ओमेगा 1t प्लस cos ओमेगा 2t, फिर स्मॉल y आ जाएगा A cos ओमेगा 1t माइनस cos ओमेगा 2t। अब मुझे इसका फॉर्मूला बता दो जल्दी से, क्या होगा? cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला होता है, और cos a माइनस cos b का क्या फॉर्मूला होता है? हमने 5 0 क्यों किए दोनों? सिंप्लीफाई करने के लिए इसको, जस्ट। ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे मैम cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d वाला लगेगा। बताओ क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, कन्फर्म नहीं हूँ मैम, फॉर्मूला भूल गई। sin c माइन नहीं, बताओ अगर किसी को याद है। मैम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला होता है? cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ऐसा होता है क्या कुछ? मैम आगे 2 2 भी भी होता आएगा मैम, 2 आएगा आगे। 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। एक मिनट, मेरे को लगता है माइनस आता है। ये ऐसे यस होता है, मैम अगर प्लस माइनस। हो ना यहाँ पे तो cos b माइनस a बाई 2 ऐसे लिखा जाता है। इंद्रा इसको ऐसे चेंज कर लो, 2 cos b माइनस a बाई 2 cos b प्लस a बाई 2, ये होता है। अगर cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लिखना हो तो 2 cos a माइनस b बाई 2 cos, या फिर साइन में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में हो जाता है, साइन में याद है किसी को? मैम अगर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला है वो cos में ही रहता है, अगर cos a माइनस b का है वो साइन में ही रहता है। साइन में हो जाएगा मैम, 2 sin b माइनस a बाई 2 sin b प्लस a बाई 2। ये बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2a बन गया, cos मीन्स ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2, साथ में t है, ठीक है। फिर आएगा cos ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 बाई 2, साथ में t है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2a साइन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2 इंटू टी, साइन है इसी को देख के लगा रही हूँ, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 बाई 2 इंटू टी। हमारे पास अब दो चीजें दिख रही हैं, एक ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2 आ रहा है, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 बाई 2 आ रहा है। तो हमें ये टर्म चाहिए थी, इसके लिए हमने ये किया है। तो इतनी चीज को आप क्या बोल सकते हो? एवरेज। यही निकालते हैं ना, दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टर्म्स कितनी है हमारे पास? 2। तो ये क्या आ गई है? एवरेज फ्रीक्वेंसी आ गई है। ये क्या आ गई है? एवरेज फ्रीक्वेंसी। और इसको हम बोल देते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 2 इसको हम ओमेगा एम बोल देते हैं। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2 इसको बोल देते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। मीन्स जिसके साथ वेव आपकी मूव करेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो दो चीजें आएंगी आपको पेपर में। क्वेश्चनिंग कैसे हो सकती है? या तो पूछा जा सकता है कि नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, या फिर इन फेस में क्या होगा, आउट ऑफ फेस में क्या होगा, या फिर आपको क्या पूछा जा सकता है कि एवरेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है वो बतानी है, ठीक है। ये दो चीजें पूछी जा सकती हैं। यहाँ तक बताओ, क्लियर है सबको? मैम ये चैप्टर इतना बड़ा है, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? ये चैप्टर कितना बड़ा है? मैम हम लोग कब से लगे हुए हैं, पहले डैम डन डैम ये वो, अब ये भी अच्छा, पढ़ा है। वाइब्रेशन एंड वेव्स की बात कर रहे हैं, मेरे को लगा आप इस चैप्टर की बात कर रहे हो। नहीं मैम, सारे मैम कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? मैम हाँ जी, मैम एक बार मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दस दो दोबारा तो। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की होती है। हाँ जी। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को वैसे बीट फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। जिसके साथ आपकी वेव ने मूव करना है वो है बीट फ्रीक्वेंसी। जिसके साथ आपकी वेव ने क्या करना है, मूव करना है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग या फिर बीट फ्रीक्वेंसी। और एवरेज मींस, क्योंकि अभी कभी जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कभी ज्यादा हो सकते, कभी कम हो सकते, कभी ज्यादा कभी कम, तो एक एवरेज सी वैल्यू जो रह रही हो वो ये दे देगा हमें, ठीक है। क्योंकि दो चीजें है ना, एक ओमेगा 1 एक ओमेगा 2, क्योंकि दो सिस्टम कपल्ड होके चल रहे हैं, दो सिस्टम कपल्ड होके चल रहे हैं। तो वेव का मीन जो वेव की फ्रीक्वेंसी कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकते हैं, ऐसे कभी ज्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है। तो एक एवरेज वैल्यू वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। और वेव किसके साथ मूव कर रहा है, क्योंकि अब दो है, अब क्या है,
दो वेव्स हैं, तो ये दोनों मीन्स जो एक वेव अगर ऐसे मूव कर रही है, एक मान लो फॉर एग्जांपल एक वेव ये मूव कर रही है, एक ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये जो ओवरऑल जो सुपरपोजिशन होने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट में जो वेव आएगी वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगी, वो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगी। मतलब कि हमारी वेव किस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है, मॉड्यूलेटिंग या फिर बीट फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है। ओके मैम, आ गया समझ। और किसी को कोई दिक्कत हो एक्सप्रेशन में? अच्छा, आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल एनर्जी निकाल सकते हो इसकी? आप इसकी एनर्जी निकाल सकते हो? अच्छा बताओ, किसी की भी एनर्जी किसके इक्वल होती है? मैम इतनी इक्वेशन बना ली, अब तो कुछ भी निकाल लो। किसी की भी एनर्जी किसके इक्वल होती है? मैम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, निकाल लोगे? यस ये मैम। होमवर्क छोड़ा आपके ऊपर, मैम मैम निकाल फिर लो। एक्स की जगह, मैम एक्स की मैम जगह हमें क्या लेंगे? एक्स की जगह एक्स लोगे, एक फर्स्ट के लिए निकलेगी, एक सेकंड के लिए निकलेगी। दूसरी में वाई को मानेंगे ना, एक्स दूसरे बॉब के लिए। ठीक है एक आप एक्स के लिए लिखोगे, एक वाई के लिए लिखोगे। निकाल के लाना, होमवर्क छोड़ दिया आपके लिए कि क्या होगा। होमवर्क छोड़ा है ये आपके लिए, क्या होगा? अच्छा, अगर हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी? 2a cos ओमेगा एम टी cos, इसको हमने क्या लिखा था, ओमेगा ए टी, ठीक है। y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा, या फिर इसको ना इंटरचेंज कर देते हैं, पीछे लिखती हूँ, ये है, ये है हमारे पास चीज, ठीक है। तो अगर ये चीज है तो यहाँ पे जो मैम मॉड्यूलेटिंग वाली टर्म है, मॉड्यूलेटिंग वाली टर्म को लिख दिया है इन्होंने, पहले सही लिख रही थी मैं, ये है, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग वाले को m, इसको मैंने a लिख दिया, इतने फैक्टर को इन्होंने लिख दिया है कांस्टेंट, इतने फैक्टर को इन्होंने लिख दिया है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई है a cos ओमेगा ए टी, और ये बन गई है a साइन ओमेगा ए टी। अब इन्होंने कांस्टेंट क्यों लिखा है? जो हमारी सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ऐसे ही तो होती है, x इज इक्वल टू a cos समथिंग, जो फ्रीक्वेंसी होगी इनटू t, ऐसे ही कोई कांस्टेंट होगा, मींस जो एम्पलीट्यूड है, फिर साथ साथ में साइन ओमेगा टी हो सकता है। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, ठीक है, ये मतलब इन्होंने पुट इसलिए किया है ताकि सिंपल से सिंपल बना सके, कि सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन यही आता है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी या फिर a sin ओमेगा टी, तो उसी लिए इन्होंने ये पुट कर दिया है। अब आपके लिए मैंने और आसान कर दिया है, आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, इसकी एनर्जी निकालने का आपको टारगेट दिया है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पहले फर्स्ट सिस्टम के लिए निकलेगी x गिवन है, फिर सेकंड के लिए निकलेगी y, फिर आपने क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, टोटल एनर्जी निकाल के मुझे फोटो खींच के भेजनी है सबने, ठीक है, सब लोगों ने फोटो खींच के भेजनी है, हो जाएगा ये चीज? मैम तो लास्ट कांस्टेंट अलग अलग नहीं आएगा? क्या हुआ? मैम मास्टर कांस्टेंट अलग अलग नहीं आएगा? ये आर्ट एंड क्राफ्ट ऊपर वालों की ए लास्ट नीचे डेट बी। एक्सटेंड होगी। समझ नहीं आया। मास्टर कैडर वालों की तो पता नहीं इन्होंने लास्ट डेट एक्सटेंड की है नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट वालों की तो कर दी, ये आपकी भी हो जाएगी। 5 कर दी अब। पहले पहले इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए की थी लास्ट टाइम भी, फिर थोड़े टाइम बाद इन्होंने नोटिफिकेशन सबके लिए निकाल दी थी। आर्ट एंड क्राफ्ट की 5 हो गई है। क्या हो गया मैम? फिलिंग की मैम डेट एक्सटेंड। ऐसे किस्तों में हफ्ता हफ्ता बढ़ाने से अच्छा है पहले ही 1 मंथ की बढ़ाकर दे दे बस। पहले ही बोल देना कि हाँ भाई जुलाई तक है इसकी लास्ट डेट। हाँ जी, पहले ही बढ़ा दे, जैसे जनवरी में बढ़ाई थी 31 मार्च तक है बस। हाँ सही बात है। चलो
होमवर्क रिजल्ट में ना करके आया था भेजना है आप लोगों ने। मैम, इसमें बी नहीं आएगा नीचे, क्योंकि ऊपर कॉज है और नीचे साइन है। फिर अच्छा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड अलग। की बात कर रहे हो आप? लिख लो अलग इसको। मैम इसमें याद क्या क्या करने हैं वो बाद में बता दोगे? याद आपको क्या करने हैं? पहली चीज कपल्ड ऑसिलेटर है, ठीक है। कपल्ड ऑसिलेटर है तो आप ये पहले तो डायग्राम आपको अगर याद होगी, ये कपल्ड ऑसिलेटर है तो उसमें जो इक्वेशन है पहली चीज ये निकल के आएंगी, डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस ओमेगा वन स्क्र एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आप सेकेंड वाली लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहली चीज है जो ये ओमेगा वन आया है इसकी वैल्यूज आपने याद रखनी है। पहले ये याद रखोगे, फिर ये याद रखोगे, और फिर यहाँ पे कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, एक्स प्लस वाई, ठीक है। कैपिटल वाई क्या था, एक्स माइनस वाई। फिर इनके आपने याद रखने हैं सोल्यूशन। फिर इन फेस में क्या होता है, आउट ऑफ फेस में क्या होता है, बस इतनी चीजें याद रखनी है और नहीं कुछ भी याद रखना, ठीक है। ये कितना रह गया अभी और? बस ये स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल कपलिंग वाला। ये खत्म हो गया अभी? हाँ जी, ये खत्म हो गया है। आपको एनर्जी निकालने का वो बता दिया है मैंने। अभी करवाना है मैम? हाँ जी, यस, फिर मैम करवा दो जल्दी जल्दी से, टाइम नहीं तो हो इंडक्टिव जाएगा। इंडक्टिव कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन नेक्स्ट टॉपिक है। इंडक्टिव कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, ये है। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसा बना होगा सिस्टम, तो आप लोग ये तो कर चुके हो। हमने सिर्फ इतनी चीज की है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ हम काम कर चुके हैं। अगर हम दो इंडक्टर लगा दें तो क्या होगा, दो इंडक्टर ऐसे कपल कर दे तो क्या होगा, अगर इसमें करंट फ्लो होगा, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, अब ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें भी करंट आ जाता है। ये हम चीज ऑलरेडी कर चुके हैं, ईडी में कर चुके हैं या फिर नहीं? यस मैम, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। यस, ये चीज हम कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है क्यों, मैम म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो। यस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अगर हम इसी में क्योंकि ये इंडक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगी। अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, मैं इसकी बात ही नहीं कर रही, मैं अकेले अकेले की बात कर रही हूँ। इसकी इंडक्टेंस है L1, इसकी इंडक्टेंस है L2। हम लोगों ने ईडी में एक चीज की थी, जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर करंट के। एल आई ऐसे लिखा था, ये चीज याद है किसी को? यस मैम। मैम सेल्फ इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग। ये तो मैम सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंस लिखा था। क्या हुआ? मैम ये तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस लिखा था, हम म्यूचुअल नहीं कर रहे। मैं करवा रही हूँ, मैं बताती हूँ कि म्यूचुअल क्यों किया है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि अभी मैं सिर्फ एक एक की बात कर रही हूँ तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ एक एक की बात कर रही हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ से इसी से ना ये निकला है। चाहे आप बोल लो कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो अगर L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है तो इसको ना इन्होंने ये लिख रखा है। अब ये कैसे लिख रखा है, N1 स्क्वायर हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। जो इसकी मींस, जो इसकी इंडक्टेंस है ना, जो हमारे पास इस कॉइल की इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, उसकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी, जितना उसमें करंट फ्लो होगा, करंट किस पे डिपेंड, कितना करंट फ्लो होगा, जितने उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा होंगी उतनी उसमें इंडक्टेंस ज्यादा होगी, जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा होंगी उतने उसमें एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्लक्स के तो होगा ही होगा जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है।
मतलब कि फ्लक्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा, साथ में नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो ये टर्म आती है। ऐसे ही ये L1 है, L2 के लिए क्या हो जाएगा N2 स्क्वायर 5, ठीक है। और अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं M क्या होता, M स्क्वायर क्या होता है L1 L2, M क्या होता है, M स्क्वायर क्या होता है L1 L2, L1 L2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर 5। एक मिनट, इसको कैसे लिखोगे, एक मिनट, ये ना लिखने की, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ये ना एक बार पेपर में डायरेक्ट भी आया हुआ था, वैसे ये बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, इसका कोई ज्यादा लिंक बनता नहीं है किससे, पिछले वाले से। बट आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से है, ठीक है। कि जो इंडक्टेंस है वो क्या है, कैपेसिटर की मींस इंडक्टर की कैपेसिटी है, कैपेसिटी, क्योंकि इसने क्या करना होता है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करनी होती है, और इसने इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी होती है। तो एनर्जी स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कॉइल्स पे, तो यहाँ पे N1 एक्सप्रेशन में आएगा। और सेकंड चीज किस पे डिपेंड करेगी, जितने उसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने का मतलब जितनी उसमें फ्लक्स आएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उस पर डिपेंड करेगा ना कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, क्योंकि इसकी इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें भी करंट आ जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू इतनी होती है M स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L2, क्योंकि ये दोनों अगर कपल हो जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है आपके पास। ये चीजें याद रखनी है आपने, मेन आपको ना ये पूछ लिया जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगा, वो ये रिलेशन होता है, आपको इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है। इसको रख लोगे याद, हाँ जी, रख लोगे याद। यस मैम। अच्छा, एक ना अब हमारा टारगेट क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना। अब हम यही चीज करते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, केवीएल रूल लगा दो, तो कैसे होगी इक्वेशन, बताएगा कोई। ये तो हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर बहुत बार कर चुके हैं। कैपेसिटर की क्रॉस वोल्टेज कितनी होती है, Q बाय, इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, C1 इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी होती है, मैं नहीं बताऊंगी, ये बताओ, इंडक्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज होती है, मैम माइनस ई एल माइनस ई इज DI इक्वल्स by टू डी। dt। माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्योंकि सारी टर्म में एक साइड ही लिख रही हूँ, प्लस L, इसमें L1 है, D I1 बाई डी टी। उसके बाद एक और टर्म आनी है यहाँ पे, अगर आपके पास ये चीज ना होती, ये होता तो आप ये लिखते इक्वल्स टू 0, बट आपके पास है, अब इस साथ में एक ये भी पड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से भी वोल्टेज डेवलप होगी, वो वोल्टेज कैसे डेवलप होगी, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से भी यहाँ पे एक टर्म आएगी, वो कौन सी टर्म आएगी, अगर यहाँ पे L है तो यहाँ पे आ जाएगा L, I2 बाई डी टी इज इक्वल टू 0। बताओ ये टर्म आनी चाहिए या फिर नहीं, ये तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से आया है, ठीक है। और ये यहाँ पे ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें करंट आ गया है ना, तो उसकी वजह से कितनी डेवलप हुई यहाँ पे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस हुई है तो M, इसी फैक्टर को देखो, यहाँ पे L की जगह पे M आ जाएगा, क्योंकि करंट अब इसमें डिफरेंट फ्लो हो रहा है ना, I2 फ्लो हो रहा है, इसमें I1, इसमें I2, तो इतनी आ जाएगी वैल्यू। हाँ जी, एम दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगी कि हमने एम लिया, M1 नहीं आएगा। M1 म्यूचुअल इंडक्टेंस तो सेम रहेगी ना, उसको प्राइमरी मान ले चाहे उसको प्राइमरी मान ले, सेम रहेगी। सेम ही चीज है। मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आई कि कैसे लिखी है, यस मैम। आगे ये सबको देखो, ये चीज तो हम ऑलरेडी लिखते हैं, यहाँ पे अगर एक पास में कॉइल पड़ी है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, तो L की जगह पे M, क्योंकि इसमें अगर करंट I1 है, इसमें I2 की वजह से, सेकंड की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रही है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा M डी I2 बाई डी टी। अगर आप इसके लिए लिखोगे इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ जल्दी से,
अगर इसके लिए लिखनी हो इक्वेशन कैसे लिखोगे? Q by over C2 plus Q L2 by C2 प्लस L DI di2 and by dt plus plus M Q DI वन लिख लो, upon यहाँ पे DT. Q2 लिख लो, M यहाँ पे di हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगी। अब देखो फिर से टारगेट हमारा वही होगा, आई को हम लिख देंगे dq बाई dt, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाएंगे। बट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एंड वाले रिजल्ट को देखना है कि क्या होगा। ठीक है, मेथड वही है जो हम अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है, इसको आई को dq बाई dt लिख दोगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। बट जो रिजल्ट है वो चीज मेन है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी निकल के आनी है, वो याद करनी है आपने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो निकल के आएगी वो याद करनी है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या आती है, ओमेगा नॉट बाय √1 प्लस माइनस के। ओमेगा नॉट आपको पता होगा क्या होगा, 1/√LC, जो अनडैम्प्ड की फ्रीक्वेंसी आई थी। ठीक है, जो अनडैम्प्ड की फ्रीक्वेंसी आई थी। और यहाँ पे के क्या है, के होता है m² बाई L1 L2 को क्या लिखा हुआ कपलिंग है, कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या लिखा हुआ है, कपलिंग कांस्टेंट। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी। यहाँ पे कपल्ड ऑसिलेटर क्या बोलेंगे, क्या हुआ, मेगा को क्या बोलेंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी बोल, ये तो वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, अनडैम्प्ड की फ्रीक्वेंसी है, अनडैम्प्ड। अच्छा, इसको ओमेगा को, ओमेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है कपल्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की। कपल्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर किस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा, वो आ गई है ये। ठीक है, और ओमेगा नॉट तो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर अनडैम्प्ड की आई थी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो के है वो कपलिंग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या है, m² बाई L1 L2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, तो दो तरह के केस हो सकते हैं, एक या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। अब ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, ठीक है, अब ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, वैसे क्या होना चाहिए, आउट ऑफ फेस के लिए क्या होगा, माइनस, और इन फेस के लिए क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे भी दो केसेस बनते हैं, एक इन फेस और एक आउट ऑफ फेस। इन फेस के लिए ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट, एक मिनट, हाँ यार मेरे उधर चप चापा लग तो कुछ गेट खोलना। तो इन फेस के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी इतनी आ जाएगी, और आउट ऑफ फेस के लिए आ जाएगी ये, बस माइनस लगा देना है आपको। तो कपल्ड ऑसिलेटर में मींस इंडक्टिव कपल्ड ऑसिलेटर, इलेक्ट्रिकल कपल्ड ऑसिलेटर में आपने क्या चीज याद रखनी है, पहली चीज तो वही कि एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता था, L1 L2 के। और सेकंड चीज, ये क्वेश्चन तो आप बना लोगे डायग्राम को देख के, तो मेन है कि डायग्राम पता होनी चाहिए। उसके बाद जो सोल्यूशन है वो क्या निकल के आएगा, ये फ्रीक्वेंसीज मेन है कि कपल्ड ऑसिलेटर किस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करता है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ। और यहाँ पे एक अगर प्लस माइनस है तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, प्लस आएगा इन फेस के लिए और माइनस आएगा आउट ऑफ फेस के लिए। सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है आपको, सिर्फ इतनी। हाँ जी, ये चीज क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट हो? एक और चीज, पेपर में एक और क्वेश्चन भी आ जाता है, इस पे आता है, के पे। वो क्वेश्चन क्या आता है, हमने ये चीज लिखा हुआ है m² L1 L2 के क्या है, कपलिंग कांस्टेंट है। अगर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो, मतलब अगर के लार्ज हो,
कपलिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है? के लार्ज होने का मतलब क्या है? वो म्यूचुअल बहुत इंडक्टेंस ज्यादा टाइटली होगी। बाउंड है। क्या हुआ? म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगी। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगी। कब होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा? जब वो टाइटली बाउंड होंगे। जब वो टाइटली बाउंड होंगे। अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो वो लूजली बाउंड होंगे। ठीक है, वो लूजली बाउंड होंगे। मैम हाँ जी, ये नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है। नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ है? अगर के की वैल्यू लार्ज है, टाइटली बाउंड, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगी। बोल सकते हो, बोल भी सकते हो ये चीज। पेपर में ना ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगी ये चैप्टर खत्म होने के बाद। तो उसमें क्या है, ये पूछी हुई थी जो कपलिंग कांस्टेंट है अगर लार्ज हो तो क्या होगा? लार्ज मींस वो टाइटली बाउंड होगा, उतनी म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगी। अगर के स्मॉल है तो वो क्या होगा? लूजली बाउंड होगा, मतलब कि उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब देखो, अगर आपने इसको लार्ज करना है तो एम लार्ज होना चाहिए, तो L1 L2 क्या हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे। L1 L2 स्मॉल होंगे तभी तो डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, तभी तो न्यूमिनेटर ज्यादा बनेगा ना। तभी तो ये चीज ज्यादा बनेगी, मीन्स L1 L2 हमारे पास क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तब जाके ये टाइटली बाउंड बनेगा। अगर L1 L2 ज्यादा है तो ये क्या बनेगा? लूजली बाउंड बनेगा। ये चीजें याद रखनी है आपने। ठीक है, आज वाले चैप्टर में तो बहुत कम चीजें याद रखने वाली हैं, बहुत कम। हमारा वेव वाइब्रेशन एंड वेव्स में एक चैप्टर बचता है। वैसे तो आपको मैंने रिफ्लेक्शन व ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट करवा दिया है। उसकी वैल्यू लिखवाई थी बस। हमने तो वैल्यू नहीं, अगर पहले वाले बच्चों को लिया हो तो। पुराने वाले बच्चों को, चलो देखेंगे क्या करना है इसमें। एक ही चैप्टर बचता है इसका, वेव मोशन। मैम बस करते लीव। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। कल सारे चैप्टर पढ़ के आने हैं आपने, एक्सक्यूज ऐसे मी ही मैम, होगा। हाँ जी, आप एक बार थोड़ा चैप्टर वाइज बता दीजिए कि किसकी वेटेज ज्यादा रहती है। वो ना मैं फिजिक्स में ना प्रीवियस ऐसा ईयर के कुछ क्वेश्चन नहीं है। करवाऊंगी सबसे पहले। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है भी किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा रहती है। आपने पैटर्न देखा होगा हर बार का, मतलब कि ऐसा होता है एक पर्टिकुलर बुक में से ज्यादा क्वेश्चन उठा के डाले होते हैं। जैसे एक बार क्वांटम ज्यादा आई हुई थी, एक बार हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स ज्यादा आई हुई थी, लास्ट टाइम सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन ज्यादा थे, इसलिए फिजिक्स का तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मैम इस बार ये हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, अभी ईडी भी चल रही है और ये भी चल रही है, दोनों इतने बड़े चैप्टर है, ऐसे लग रहा है फिजिक्स तो हो ही नहीं पाएगी। हो जाएगी, इतनी टेंशन चैप्टर मत बड़े लो। नहीं है एक्चुअली ना, ये पूरा टॉपिक है, मतलब कि उस टॉपिक के अंडर सब पार्ट्स हैं। अगर आप इन्हें चैप्टर बड़े कह रहे हो तो आप मान के चलो हमारे पास मेरे ख्याल को ऐसे तो 8 चैप्टर बनते हैं ना मैम, किसके? हाँ फिजिक्स जी, के 8 8। यूनिट बनती हैं। हाँ सबसे जी। सबसे इजी है वाइब्रेशन एंड वेव्स। एक डैम्प्ड ऑसिलेशन है, एक अनडैम्प्ड है, एक फोर्स ऑसिलेटर किया है, एक हमने आज कपल्ड ऑसिलेटर किया है। 4 ही तो चैप्टर है टोटल इसके। मैम इसमें चीजें इतनी सारी कंफ्यूजिंग है, मतलब ऐसे लगता है एक बार कर लिया दोबारा फिर करते लगता है कुछ भी नहीं किया। कंफ्यूजिंग नहीं है मिक्स, वाइब्रेशन वेव तो कंफ्यूज। आप उसको एक मेथड से समझो ना, कि आप बीएससी अनडैम्प्ड की में हो गई या एमएससी की हुई है आपने? जैसे मैम हम लोग कर रहे हैं इसको है ना, तब तो हो जाता है, मतलब अगर अभी तो जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तब ठीक है, जैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फिर वो सारा रिवाइज होना करना पड़ता है कि कैसे ड्राइव किया था, कैसे मतलब रिजल्ट ड्राइव अभी करने याद करने अभी मुश्किल। आपको ना कल ये क्वेश्चन करवाऊंगी इसके सारे, फिर आपको थोड़ा थोड़ी सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। रिवाइज करते रहो पहली चीज। मैम वैसे भी जिसको ये थोड़ा सा फोबिया लग रहा है ना कि ज्यादा सिलेबस लग रहा है, तो थोड़ा सा जब वैसे रीड आउट कर लेते ना पहले, तो आपको सुनने में इतना मजा आता है ना, वो थोड़ा सा अगर पहले से रीड किया हो, चाहे किसी बुक से किया हो जैसे, तो फिर वो इजी लगता है।
चलो भी, अब मेरे को तो सबसे ज्यादा इजी वाइब्रेशन एंड वेव्स लगती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा देना, उसके रिलेटेड ना थोड़ा सा और कंसेप्ट वो करवा क्लैरिटी हो दूंगी, जाती है फिर। वो हाँ करवा जी। दूंगी सारे। के बाद कौन सा यूनिट शुरू करोगे मैम आप? वेव मोशन रहता है। हाँ, ये तो एक ही होगा उसके बाद। उसके मैम एक बाद फिजिक्स और मैथ्स के नोट्स भी नहीं आए। नहीं आए। नहीं आए मैम, केमिस्ट्री के तो मिल गए। केमिस्ट्री के वो तो मिल गए, वो करवा दिए थे। अपना ऐसा करना, दीपा मैम से कांटेक्ट करना, वो पार्सल करते हैं नोट्स। ओके, फिजिक्स और मैथ्स भी दोनों। सारी वो नोट्स, सारे नोट्स ही दीपा मैम पार्सल करते हैं। ओके। मैम तो इसकी क्वांटम फिजिक्स हो गई आपकी? क्या हुआ? क्वांटम फिजिक्स हो गई? हाँ क्वांटम होगी। फिर कोई इसके बात बाद नहीं, स्टूडेंट्स नए हैं ना, उनके सारे सब्जेक्ट दोबारा होंगे, बाकियों की रिवीजन होगी, आपके लिए फ्रेश चीज होगी वो। मैम मतलब इतनी डिटेल में ही होगा जैसे पहले करवाया था? हाँ, वो उतनी डिटेल में ही होगा। कल मैम हमें चाहे हम पीडी में ऐसे लगा, कल मैम जैसे पीडी करवा रहे थे ना, हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि जल्दी में हो गया, क्योंकि वो दो चार नहीं चीजें नहीं ना नहीं सब। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ना, अगर मैं संडे को मैंने तभी बोला था कि हम कल वाइब्रेशन वेव्स कर लेते हैं, बाकी वो हम फिर हफ्ते में डिटेल में करेंगे उस चीज को। आप कर लोगों ने जाए बोला मैम। था ना मेरे को कि सिर्फ रिजल्ट बोल देना, तो मेरे को कल भी यही चीज लग रही थी कि अगर मैं अकेले रिजल्ट बोल रही हूँ ना, तो वो चीज आपको समझ में कभी भी नहीं आएगी। इस मैम बीच में ना स्किप सा हो गया, क्योंकि रिजल्ट आ रहे थे ना। कोई आप टेंशन मत लो, हम ना ईडी का ऐसा करेंगे कि जैसे मैं ना कुछ बनाती हूँ कि हम 2-3 दिन ईडी रख लेते हैं, 2-3 दिन कोई और टॉपिक रख लेते हैं, फिर वो हो जाएगा आपका। मैम वैसे बताना, पुराने स्टूडेंट से कौन कौन से टॉपिक रह गए अभी इसके बाद? उनके सिर्फ 2 ही टॉपिक्स रह गए हैं, एक मैकेनिक्स और एक ऑप्टिक्स। वो मतलब इसी चैप्टर के बाद शुरू होंगे? हम्म फिर चीजें सारी दोबारा से आ जाएंगी। मैम ये सुबह वाली क्लास ही होगी उनकी, ऑप्टिक्स और ये इसके वाले? हाँ जी। ओके। ठीक है, तो आप सारे लीव कर सकते हो।